चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो एक बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूँ वो अपने आप में एक निबंधात्मक क्वेश्चन है। पाठ तो पढ़ ही रहे हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है लोकसभा की शक्तियां और अधिकार और राज्यसभा की शक्तियां और अधिकार। इसमें मैंने थोड़ा डिटेल लिख दिया, इसमें मैंने डिटेल नहीं लिखा है क्योंकि सेम टू सेम है। आपको यदि वो राज्यसभा की शक्तियां भी पूछ सकता है, लोकसभा की भी पूछ सकता है, लगभग दोनों का एक ही मैटर है, पर उसे थोड़ा समझना पड़ेगा। दोनों में बुनियादी रूप से भी जो अंतर है उस अंतर को समझना होगा। मतलब ये प्रश्न पूछ ले लोकसभा की शक्ति और कार्य, तो आपको 5 पॉइंटों में डिटेल में लिखना है, जो कि आपकी किताब में लिखा हुआ है, जिसे मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। मैं इसके बारे में लोकसभा राज्यसभा के बारे में पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, किस प्रकार से इनकी रचना होती है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमने कल जो परसों हमने पढ़ा था संसद के अधिकार एवं शक्तियां, इन दोनों को मिला दे तो संसद के अधिकार शक्तियां है। संसद के 2 भाग है हमारे, एक उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन को क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। तो संसद की जो अधिकार शक्तियां है वो और इन दोनों को मिला दे, अर्थात की जो परसों पढ़ा वो एक निबंधात्मक प्रश्न, ये दूसरा निबंधात्मक प्रश्न, ये तीसरा निबंधात्मक प्रश्न। इनमें से कोई भी पूछ सकता है, पर तीनों का उत्तर लगभग एक है। सबसे समझने वाली बात क्या है, आप जैसे नोट्स बनाओगे इन तीनों के अलग अलग, आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा बहुत फेरबदल है और पूरे के पूरे तीनों प्रश्न के उत्तर एक ही है। ये आपको बता रहा हूं कि एक शॉर्ट तरीका होता है किसी भी चीज को कैसे पढ़ा जाता है। अंधाधुंध पढ़ो उससे बेहतर है कि देखिए आप कितना पढ़ते हो मायने नहीं रखता है, आप कैसे पढ़ रहे हो मायने ये रखता है। टाइम मैनेजमेंट प्लस स्किल आती है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यार ये तो सेम टू सेम है, तो ज्यादा लोड लेना ही नहीं है। बस क्या आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसके और इसके बीच में फर्क क्या है। वो जैसे फर्क पता चल जाएगा एक आंसर में दोनों के आपके आंसर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो यहाँ पर लोकसभा की शक्तियां एक बार फिर बता दूं, लोकसभा में कितने 550 सदस्य होते हैं, 550 होते हैं और 533 उसमें हम सेलेक्ट करते हैं पूरे देश से। अर्थात कि लोकसभा के जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, जिनका हम सीधा चुनाव करते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव, इसलिए ये लोकसभा राज्यसभा के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होती है। इन दोनों में देखा जाए तो ज्यादा शक्तियां किसके अंदर निहित है, लोकसभा के अंदर। कौन सी एक्स्ट्रा शक्तियां लोकसभा को मिली हुई है वो बता दूंगा, तो आपको दोनों के बीच में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम होता है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, ये विधायी शब्द बार बार आ रहा है, तो विधायी शब्द ये बनता है विधेयक से। विधेयक का मतलब होता है कानून। देश की पार्लियामेंट का और लोकसभा का सबसे प्रमुख कामों में से एक काम होता है विधायी शक्ति, कानून बनाना, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हम पे पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी लव जिहाद पे कानून बनाया योगी ने। वो जब तक कानून नहीं बनाता तब तक आप किसी को उस बिना पर गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो कोई मामला नहीं बनता है। पर लव जिहाद पे जैसे कानून बनाया तो पहली गिरफ्तारी कल होगी। किसी ने धोखाधड़ी करके किसी से शादी की, अपना धर्म छुपा के बाद में धर्म परिवर्तन पे प्रेशर डाल रहा था। पहले क्या हुआ, विधानसभा में उन्होंने कानून बनाया, क्योंकि वो जो मामला है लॉ एंड ऑर्डर वाला, वो राज्यों का विषय होता है, तो उसके ऊपर कौन कानून बनाता है, राज्य कानून बनाता है। राज्य ने कानून बनाया है, कानून बनाने के बाद फिर उसे कानून को सर्कुलेट कर दिया, सभी थानों में पहुंच गया कि ये इस प्रकार से कोई गलती हो, ऐसा कानून है, इसके अंदर ये धाराएं लगेगी, इस धारा के तहत ये कार्रवाई होगी। और जैसे ही वो हर पुलिस स्टेशन में पहुंचा, कोई केस आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। पहले नहीं होती थी, पहले तलाक के 2 शादियां हो जाती थी। भारत सरकार ने अध्यादेश लाई, कानून बनाया, उसके बाद अब तलाक करके देखो, और किसी ने कर दिया वैसे तलाक ले लिया तो 3 या 4 साल की सजा है उस कानून के तहत। पर वो सजा कब हुई, जब लोकसभा में उस विधेयक को पारित किया गया। तो लोकसभा का प्रमुख काम होता है विधायी शक्ति। विधायी का मतलब कानून बनाना। इसमें देखो कानून भी 2-3 विषयों के होते हैं। एक तो संघीय सूची होती है, आपने संविधान पढ़ा नहीं होगा, थोड़ा पढ़ लो, ये एक किताबें पढ़ लो, संविधान कहाँ पढ़ोगे यार। सबसे पहले 3 विषय, एक तो संघीय सूची, एक होती है संवर्ती, और तीसरी होती है राज्य सूची। संघीय सूची में क्या होता है कि इसमें संघीय सूची में कि उसके ऊपर सिर्फ कानून संसद बना सकती है। संघीय सूची, संघ का मतलब देश,
फिर समवर्ती सूची में जिसमें कि राज्य भी कानून बना सकते हैं ऐसे कुछ विषयों के ऊपर, और संघ सरकार मतलब कि केंद्र सरकार भी बना सकती है। और तीसरी सूची थी राज्य सूची में जो राज्य से संबंधित जो विषय होते हैं उन पे कानून सिर्फ कौन बनाता है, राज्य बना सकता है। परंतु यहाँ पर कुछ अविशिष्ट विषय या कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का काम किसका है, कौन बना सकता है, ये अपने लोकसभा उस विधेयक को उन कानूनों को बना सकती है। तो पहला काम है इनकी विधायी शक्तियां, इसकी विधायी शक्तियां और इसकी लगभग सेम है, इसलिए इसमें मैंने डिटेल नहीं लिखी है। राज्यसभा की डिटेल इसलिए नहीं लिखी क्योंकि जिन विषयों पे जो कानून लोकसभा में बनाए जा सकते प्रस्तावित, वो कानून बनाने के पहले आपको लाना पड़ता है पटल पर। इसे कहते हैं कि आपने जैसे कि इस टॉपिक पे एज एग्जाम्पल तलाक उसके ऊपर कानून बनाना था तो पहले उसके बारे में पूरा मैटर बनाया गया, उसके लिए एक टीम बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है। समिति बना के कि ये जो घटना घटित हो रही है तलाक वाली क्यों गलत है, कैसे गलत है, इसमें क्या गलतियां होती है, गलतियां होने पर क्या सजा दी जा सकती है, इसमें किस प्रकार से कानून है जो क्रियान्वित होगा, इनके ऊपर पूरा एक क्या कर दस्तावेज बनाया जाता है। और फिर क्या करते हैं कि उस दस्तावेज को कहां पर लाया जाता है, उसको पटल पे लाया जाता है। पटल का मतलब कि वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। जैसे धारा 370 हटाना, इसे अमित शाह लाए थे, इन्हें पहले क्या करते, वो पटल पे लाते हैं। वहां लाने के बाद फिर जो संसद होती है लोकसभा और राज्यसभा में, जैसे लोकसभा में कोई कानून रखा गया प्रस्तावित, जैसे कि बाकायदे में मान लो कि लव जिहाद का ही रख दिया, वहां पर पटल पे रखा, वहां पर लोकसभा के जो तमाम सदस्य होंगे लगभग 550 वो लोकसभा में बैठते हैं, तो उनके बीच में डिस्कस होती है। जैसे कहते हैं कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, इसका निर्णय कौन करता है, पंच मिलकर करते हैं। अपने यहाँ पर भी होते हैं, क्या करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके बीच में किसी समस्या को रखते हैं, आपस में बात करते हैं, समस्या का समाधान निकालते हैं। कई समस्या के समाधान में कोई संशोधन करना है तो वो पंच मिलकर करते हैं। तो वो जो पटल पे रखा जाता है उसकी एक एक कॉपी सबको दे दी जाती है, जितने भी सांसद बैठे होते हैं सबको दी जाती है, वो रीड करते हैं। उसके ऊपर रीड करने के बाद पहले तो पटल पे रखा जाता है, फिर उसके बाद उसके उस जो विधेयक रखा गया है उसके लिए फिर एक दिन तय किया जाता है बहस वाद विवाद का, क्रॉस क्वेश्चन। सभी वो 550 सदस्य मिलके उनके सबके पास जाएगा, कहीं कोई कमियां होगी तो उस पर फिर क्या लोकसभा अध्यक्ष के पास अपना नाम लिखवाते हैं बोलने के लिए, और हर पार्टी को अलग अलग समय दिया जाता है, सांसदों को समय दिया जाता है। 550 तो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए बीजेपी के सांसदों को मौका मिलेगा, कांग्रेस को, सपा को, बसपा, इनके सांसदों को क्या है एक निश्चित टाइम मिलता है कि आप अपनी बात को रखिए, तो वो अपनी बात को रखते हैं। और उस पटल पे ये लगे कि हाँ यार ये जो कह रहा बात सही है, इसमें ये संशोधन किया जाना चाहिए, तो वहां पर अंडरलाइन कर लिया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है, संशोधन किया जाता है। और फिर लोकसभा में जितने भी हैं लोग, उससे बहुमत मतलब 272 से अधिक लोग जब उस विधेयक पटल पे रखा गया है सहमत हो जाते हैं, तो उसे प्रस्तावित कर दिया जाता है कि हाँ ये ठीक है। तब उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं है। बहुमत के बाद ही 272 का बहुमत है, उससे ज्यादा लोग यदि सहमत हो जाए तो ही उसे क्या प्रस्तावित मान लिया जाता है। तो वहां से जैसे इसका मतलब है कि वो विधेयक वहां से पारित हो गया लोकसभा से, फिर उस विधेयक को कहाँ रखा जाता है, वैसा फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और राज्यसभा में भी यदि बहुमत वहां पर भी वही सब पूरा प्रोसेस चलता है, वाद विवाद चलता है, कई कमी पेशी संशोधन करते हैं। और लोग राज्यसभा में भी फिर क्या होता है कि बहुमत के आधार पर उसे पारित कर दिया जाए, तो फिर वो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। इस पूरे दस्तावेज सबके ऊपर साइन करके उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति उसे क्या करता है, उस पर साइन कर देता है। तो उसका फिर एक अध्यादेश निकाला जाता है, अर्थात की नोटिफिकेशन, अखबारों में नोटिफिकेशन निकाला जाता है। इस प्रकार का कानून भारतीय संसद ने पारित कर दिया है, और वो पूरी जो अध्यादेश होता है सभी जगह सर्कुलर कर दिया जाता है, और वही क्या होता है हमारे लिए नियम बन जाता है। अर्थात कि हमारे दैनिक जीवन को जो चीजें प्रभावित करती है, वो कौन सी चीजें प्रभावित करती है, कानून, उन कानून बनाने का काम किसका होता है, लोकसभा और राज्यसभा का। दूसरा है वित्तीय शक्ति। ये एक ऐसी शक्ति है जो लोकसभा को राज्यसभा के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर बताती है। अर्थात कि देखा जाए तो राज्यसभा एक प्रकार से डमी है, सही अधिकार ताकत किसके पास है, लोकसभा के पास है। क्यों है लोकसभा के पास,
क्योंकि लोकसभा के जो सांसद हैं उनको हम सीधे चुनते हैं और वो देश के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है, यदि कहीं ऐसा कुछ गलत हुआ, तो जैसे हमारे यहाँ का सांसद है जैसे अर्जुन लाल जी मीणा, तो क्या करेंगे, हम सीधा उनको पकड़ेंगे। हमने तुमको चुन के भेजा है, तुमने गलत कानून कैसे बना सकते हो, ये प्रेशर रहता है उन लोगों के ऊपर। इसलिए जब तक हो सके सांसद ये कहीं गलत कानून वगैरह होता है तो उसका सपोर्ट वो नहीं करते हैं। सही लगता तो ही करते, क्योंकि उन लोगों को पता है कि उन्हें उनके चुनाव क्षेत्र में वापस जाना पड़ेगा, जहां इन लोगों ने वोट देके उसे जीता है, वो क्या करेंगे, उसकी गर्दन पकड़ेंगे। इसलिए वो देश के प्रति जिम्मेदार रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए वित्तीय शक्तियों में जो संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक जो होता है, वित्त विधेयक, अर्थात कि कोई भी ऐसा कानून बनाए जो पैसों से संबंधित है, धन संपत्ति से संबंधित है, ऐसा कोई भी कानून सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा नहीं ला सकती है। बाकी धन विधेयक को छोड़कर बाकी किसी भी विषय पर कोई भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर भी उस पटल पर लाया जा सकता है। पर यदि धन विधेयक हो तो वो धन विधेयक सिर्फ कहां लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और मैंने आपको पहले बताया था कि 2 दिन पहले कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, उसके ऊपर यदि विवाद हो जाए तो उसका फैसला कौन करता है, फिर लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष कहेगा नहीं ये वित्त विधेयक है या नहीं है। और यदि वो वित्त विधेयक है तो उसे राज्यसभा में, राज्यसभा के पटल पर नहीं लाया जा सकता है, उसे सिर्फ कहां लाया जा सकता है, लोकसभा के पटल पर। और कोई भी धन विधेयक यदि लोकसभा उसे पारित करके राज्यसभा में भेज दे, जबकि होता क्या है कि लोकसभा में जो चीज पारित होती है उसे वैसे वैसे कहां पारित करनी पड़ती है, राज्यसभा में पारित करनी पड़ती है। पर धन विधेयक यदि लोकसभा में पारित हो जाए और उस पारित विधेयक को कहां भेजते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। और राज्यसभा में भले असहमति हो, राज्यसभा कह सोचे कि नहीं यार सही विधेयक नहीं है, तो पर राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकती है। वो ज्यादा से ज्यादा वो पारित जो विधेयक है उसे 14 दिन के लिए रोक सकती है। क्या कर सकती है, 14 दिन के लिए रोक सकती है। और 14 दिन के बाद वो विधेयक उन्हें वापस लौटाना पड़ता है। यदि बाय द वे राज्यसभा उस विधेयक में कोई संशोधन चाहती है, क्या चाहे, कोई संशोधन चाहे, तो वापस वो राज्यसभा किसको भेजेगी, लोकसभा के पास भेजेगी। और लोकसभा कहेगी नहीं हमें ये संशोधन मंजूर नहीं है, और वैसा करके लोकसभा वापस उस विधेयक को राज्यसभा के पास भेजती है। और दूसरी बार यदि किसी धन विधेयक को राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा के पास भेजे तो राज्यसभा को मजबूरन में हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, वो उसे नहीं रोक सकती, राज्यसभा के पास वो शक्ति नहीं है। और वो फिर क्या होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। इसलिए वित्तीय शक्ति में इनमें ये अंतर है। हाँ चलिए, तो वित्तीय शक्तियों में इन दोनों में ये फर्क है। इज इट क्लियर? राज्यसभा और लोकसभा में जो शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां ज्यादा किसके पास है, लोकसभा के पास है। तीसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, अर्थात कि जो मंत्रिमंडल होता है, वो कार्यपालिका कौन है, मंत्रिमंडल, उनके पास सभी मंत्रियों के प्रभार है, उसके माध्यम से देश के ऊपर शासन चलाते हैं। तो मंत्रिमंडल के ऊपर नियंत्रण का काम किसका है, लोकसभा का। चूंकि मंत्रिमंडल पूरे संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, परंतु जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उन्हें राज्यसभा हटा नहीं सकती है। उसे हटाने का काम कौन कर सकता है, लोकसभा कर सकती है। लोकसभा यदि बहुमत के साथ यदि ये कह दे कि इस मंत्रिमंडल में हमें भरोसा नहीं, तो उस मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए उस मंत्रिमंडल पे लगाम लगाने का काम कौन करता है, लोकसभा करती है। उसके बाद है संविधान संशोधन संबंधित, संविधान में जो संशोधन होते हैं उसमें लोकसभा की भूमिका अहम होती है, परंतु जितनी लोकसभा की भूमिका होती है उतनी की उतनी किसकी होती है, राज्यसभा की भी होती है। क्योंकि आम विधेयक के बारे में तो लोकसभा और राज्यसभा अपने फैसले कर सकते हैं, धन विधेयक के बारे में लोकसभा अपने विवेक से फैसले कर सकती है, परंतु संविधान में संशोधन करना है तो बिना राज्यसभा के मदद के संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तब यहाँ पर भी बहुमत, संशोधन के लिए यहाँ पर भी बहुमत चाहिए और राज्यसभा का भी बहुमत उस संशोधन के लिए तैयार हो तो ही संशोधन हो सकता है, बाकी संशोधन नहीं हो सकता है। मैं आपको जैसे मसलन बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं लोकसभा में पारित हो जाते हैं कुछ संशोधन, पर राज्यसभा में नहीं हो पाते। जैसे आज से 5 साल पहले राज्यसभा में एनडीए का बहुमत नहीं था, बीजेपी का बहुमत नहीं था, इसलिए कई सारे ऐसे विधेयक थे
जो क्या होते थे कि लोकसभा में तो पारित हो जाते थे, पर राज्यसभा में पारित नहीं होते थे, वो विधेयक गिर जाता था मतलब कि उसे रद्द कर दिया जाता था। पर पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि जो एनडीए का बहुमत राज्यसभा में भी हो गया है, लगभग बहुमत के करीब आ गए उनका बहुमत इनका। जैसे ही राज्यसभा में बहुमत हुआ तो ऐतिहासिक फैसले हुए, धारा 370 हटा दी गई, कश्मीर में 35 से हटा दिया, इधर से तलाक वाला जो विधेयक था वो भी पारित हो गया। इसके अलावा कृषि संबंधी विधेयक था वो भी क्या हो गया, पारित हो गया। पहले नहीं हो पाते थे क्योंकि किसी पार्टी का दोनों सदनों में बहुमत नहीं होता था तो नहीं हो सकते थे, पर अब वो इम्प्लीमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, जो प्रभाव है वो हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा का काम निर्वाचक मंडल के रूप में भी है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा भी करती है और उसमें लोकसभा का भी रोल होता है। इसके अलावा राज्यों में जितने भी विधानमंडल है, विधानसभा है, उनका भी रोल होता है। सब मिलकर किसका चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव का काम भी किसका होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो कि अध्यक्षता करता है उनके सदनों की, उनकी जो जितने भी सत्र होते हैं, तो उस लोकसभा इसका भी ये किसके पास होता है, लोकसभा के सदस्य मिलकर उस अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और उसके लिए उन्हें बहुमत चाहिए, अर्थात कि 272 का आंकड़ा, 272 व्यक्ति यदि किसी भी अध्यक्ष को चुनने में यदि समर्थन करते हैं तो ही फिर वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये ताकत भी लोकसभा के पास है। अब देखिए राज्यसभा के पास भी शक्ति है, वो कि वही विधायी शक्ति है ये, और ये सेम है। मैंने इसमें समझा दिया है, इसमें भी वैसा वैसा है। संविधान संशोधन की शक्ति, जितनी संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान के संशोधन में जितना लोकसभा का रोल होता है उतना किसका होता है, राज्यसभा का भी होता है। अर्थात कि राज्यसभा के अंदर पास हुए बिना, संशोधन पास हुए बिना कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है, या फिर कोई भी विधेयक जो राज्यसभा से पास नहीं होता है, धन विधेयक को छोड़कर, तो बाकी इसका भी उतना ही रोल है। इसका वित्तीय शक्ति है, वित्तीय शक्तियां कम है। मैंने बता दिया वित्तीय शक्तियों में क्या अंतर है। अर्थात किसी भी धन विधेयक को सिर्फ कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं उठाया जा सकता है। और किसी धन विधेयक को यदि लोकसभा पारित करके राज्यसभा में भेज दे तो राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा उसे कितने दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक। और वो यदि संशोधन उस बिल में, विधेयक में संशोधन करके वापस लोकसभा को भेजे तो ये लोकसभा की जरूरी नहीं कि लोकसभा राज्यसभा की बात मान ही ले। उसकी इच्छा हो तो लोकसभा कहे कि नहीं, राज्यसभा ने जो संशोधन किया वो ठीक नहीं है, और लोकसभा उसे नहीं माने और लोकसभा वापस राज्यसभा में भेज दे तो दूसरी बार फिर वापस राज्यसभा नहीं भेज सकती, उसको उसके ऊपर क्या करने पड़ेंगे, साइन करने ही पड़ेंगे, और वो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तीसरा है कार्यपालिका संबंधी। देखिए कार्यपालिका जो मंत्रिमंडल है उसको राज्यसभा नहीं हटा सकती। आप भले मंत्रिमंडल में आपका विश्वास नहीं हो, परंतु उस मंत्रिमंडल को के प्रति अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा नहीं ला सकती, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि जो मंत्रिमंडल है एक प्रकार से देखा जाए तो संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, परंतु मूलतः वह किसके प्रति जिम्मेदार होता है, लोकसभा। अर्थात की जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिमंडल है, उसे हटाने का काम या अविश्वास, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम सिर्फ कौन कर सकता है, लोकसभा ही कर सकती है। इसके अलावा विविध शक्तियां देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्यसभा भाग लेती है, क्योंकि बिना राज्यसभा के आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर सकते। उसमें जो राज्यसभा के सदस्यों की उसमें सहभागिता अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर करती है। महाभियोग अर्थात कि किसी राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है, या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हो, जो न्यायाधीश होते हैं कोर्ट में, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको आप हटा नहीं सकते, इनके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, इनके ऊपर कोई धाराएं लागू नहीं होती है। आपको यदि इनके ऊपर कोई कार्रवाई यदि करनी भी है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि उन्हें हटाना पड़ेगा उनके पद से, और आप उनको ऐसे सीधे नौकरी से निकाल भी नहीं सकते हो, उनको सीधे हटा नहीं सकते हो। जैसे किसी टीचर को सस्पेंड कर दिया या किसी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, वैसे न्यायाधीश को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। उनके लिए संसद में क्या लाना पड़ता है, महाअभियोग लाना पड़ता है, और वहां पर पूरा प्रोसेस चलता है, और वहां बहुमत से ही किसी भी न्यायाधीश को या राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसमें राज्यसभा का भी रोल होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का काम भी कौन कर सकती है, लोकसभा या राज्यसभा कर सकते हैं। और आपातकाल, और यदि आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है,
तो उसके लिए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों की क्या होती है, सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होती है। और इस मामले में थोड़ी लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो ये हो गया आपके लोकसभा और राज्यसभा का। अब है कार्यपालिका में, देखो दो ही पढ़ा रहा हूं आज ही में, ठीक है ना। हम कल पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आते हैं। इसमें कुछ सिलेबस हटा दिया गया है, जो हटा दिया गया है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। देखिए इसके साथ साथ यदि देखा जाए अभी तक जो इसमें पढ़ा हमने, कितने निबंधात्मक प्रश्न बन रहे, मैं बता दूं आपको मैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लोकसभा की रचना और संगठन। पहला प्रश्न क्या है, लोकसभा की रचना एवं संगठन। इसमें आपको सदस्य संख्या, निर्वाचन, योग्यता, कार्यकाल, अधिवेशन सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा, अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके कार्य। तीसरा था राज्यसभा की रचना और राज्यसभा की रचना या संगठन। दूसरा कौन सा था, राज्यसभा की रचना एवं संगठन। फिर तीसरा, चौथा प्रश्न बनता है संसद के कार्य तथा शक्तियां। कौन सा, संसद के कार्य तथा शक्तियां, जो परसों पढ़ा था। पांचवा प्रश्न बन सकता है, छठा ये राज्यसभा की, लोकसभा की शक्तियां एवं अधिकार। फिर लास्ट क्वेश्चन जो आज अभी पढ़ा, ये राज्यसभा की शक्तियां एवं राज्यसभा के कार्य एवं अधिकार। तो ये आपको पूरा पार्ट नहीं, आपको इसको एज ए क्वेश्चन याद करना है। मैं आपको याद करने का तरीका बता दूं। देखो पहले से ही आपको पता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दो पार्ट है आपके। उन दोनों पार्टों से दो निबंधात्मक प्रश्न पूछेगा। मतलब कितने, सीधे 15 नंबर। आपको क्या करना है कि जैसे प्रश्नों को ध्यान में रखोगे, जैसे कि राज्यसभा की अधिकार एवं शक्तियां, आप क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे, पूरा नोट्स बनाएंगे। और ऐसे नहीं, ऐसे याद, आपको लगा हाँ मुझे पूरा याद हो गया है, तो फिर आप एक काम कीजिए, इसे किताब वगैरह को एक तरफ रख दीजिए, इसी कॉपी में सीधा ऐसे लगाकर जेड तक एक 1.5 पेज का आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, टॉपिक वाइज। ये जैसे टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक करते हुए व्यवस्थित रूप से लिखने की कोशिश कीजिए। फिर आप में से कोई कर पाता, देखो सर बिना देखा देखी मैंने लिखा, फिर मैं चेक करके बताऊंगा कि इसमें 7 में से कितने नंबर आ सकते हैं। 7 में से 5 आते हैं या 7 में से 7 आते हैं। क्योंकि आपको पूरा का पूरा भी आ रहा होगा, आपने इसे व्यवस्थित नहीं किया होगा, तो 7 में से 5 देगा, 2 नंबर काट देगा। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने की अपनी क्या होती है, एक शैली होती है। तो शैली का आपको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। ठीक है ना। आज के लिए काफी, 2 क्वेश्चनों के नोट्स बना देना और ऐसे क्वेश्चन भी ले लेना है ताकि याद भी कर देना। और रोज का रोज याद कर दो तो आपका बहुत चीजें क्या हो जाएगी, आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना।